आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस विशाल के बारे में। भारतीय नौसेना के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बहुत दिनों से डिबेट चल रहा है और लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले समय में भारतीय नौसेना अपने एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य को रिप्लेस करने के लिए आईएनएस विशाल को बनाएगी और आईएनएस विशाल आईएनएस विक्रांत का 2.0 वर्जन होगा। देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये जो रिपोर्ट है ये इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियली नहीं आई है। ये चीज एक मीडिया रिपोर्ट के थ्रू आई है और किसी भी इंडियन नेवी के ऑफिशियल ने ऑन द रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इस वजह से मेरे हिसाब से ये मानकर चलना चाहिए कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस विशाल को लेकर बातचीत नहीं की गई है। और जैसा कि एडमिरल करमवीर सिंह जी ने कहा था कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है और इंडियन नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आवश्यकता है। उस चीज को लेकर अगर हम लोग चलते हैं तो इंडियन नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आवश्यकता है और अभी इंडियन नेवी ने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं दिया है। अभी वो इस प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं और इसी वजह से ये रिपोर्ट्स मीडिया स्पेकुलेशन के अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ पर 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। पहली चीज, अभी भारतीय नौसेना का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य केवल 8 साल पुराना है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को साल 2013 में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया था और इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के रिटायरमेंट में अभी काफी ज्यादा समय है। आमतौर पर किसी भी शिप की एज कम से कम 25 से 30 साल की तो होती ही है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के केस में ये एज और ज्यादा होती है, यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य कम से कम साल 2040 तक भारतीय नौसेना को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा। वहीं इस एयरक्राफ्ट कैरियर को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाल कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वहीं अगर बात की जाए आईएनएस विक्रांत 2.0 के बारे में तो इस चीज को मैंने कई बार पहले भी कहा है और मैं फिर से बता देता हूँ। भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर की है, यानी कि भारतीय नौसेना एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है जिसमें कैटोबार सिस्टम लगा हो। और जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कैटोबार सिस्टम लगा हुआ होता है तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से जो फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं वो अपना पूरा वेपन लोड और फ्यूल कैपेसिटी के हिसाब से फ्यूल कैरी कर सकते हैं। साथ ही इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर E2 हॉकाई जैसे एयरक्राफ्ट को भी आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, जिसके वजह से फाइटर जेट्स के पास में काफी ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस होती है। आने वाले समय में इसी तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर UCAV और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी लॉन्च कर सकेंगे। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से एक अनमैन्ड एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी बनाया जा रहा है, यानी कि जो सिस्टम आज की तारीख में स्टोबार कैरियर से ऑलरेडी बेहतर है वो आने वाले समय में स्टोबार कैरियर से और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और इसी वजह से विक्रांत 2.0 सेंस नहीं बनाता है क्योंकि आने वाले चाइनीज कैरियर फ्लैट टॉप टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे और इसी वजह से उनके खिलाफ आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर जब इस विक्रांत 2.0 को लेकर बातचीत शुरू हुई थी तभी ये मोरलेस क्लियर हो गया था कि ये स्पेकुलेशन है और इंडियन नेवी की तरफ से ऐसी कोई बातचीत नहीं की गई है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए कुछ क्वेश्चंस जो आमतौर पर पूछे जाते हैं उनको हम लोग एड्रेस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के लिए अंडमान और लक्षद्वीप एक तरीके से अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बन सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आइए एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले चाइना की तरफ से ये 3 वेसल अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं और मान लीजिए कि भारत ने अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर एक अनसिंकेबल कैरियर बना लिया है और ये जो तीनों वेसल लॉन्च हुए हैं इनमें से पहला वेसल यानी कि टाइप 94A सबमरीन जो कि एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, वो लगभग 7000 किलोमीटर दूरी से 12 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपके इस अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लॉन्च कर सकती है और प्रैक्टिकली आपके अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ ही समय में उतनी ज्यादा दूरी से आसानी से डुबो सकती है। वैसे इसका काउंटर क्वेश्चन होगा, तो क्या ये सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबो नहीं सकती? देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर मूविंग होते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबल नहीं होती हैं। इस वजह से बैलिस्टिक मिसाइल्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबो नहीं सकती हैं। हालांकि चाइना की तरफ से DF-21 को एयरक्राफ्ट किलर बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर बनाया जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर की ही है और इस सिस्टम को चाइना की तरफ से उनके बॉम्बर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है और फिलहाल उनके बॉम्बर्स की रेंज इतनी नहीं है कि वो इंडियन ओशन रीजन में आकर ऑपरेट कर सकें। वहीं इस मिसाइल का जो लैंड लॉन्च वर्जन है उसकी रेंज भी 1800 किलोमीटर की है और इसी वजह से जब एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के शोर के पास ऑपरेट कर रहे होंगे तभी ये मिसाइल इफेक्टिव होगी। दूसरा क्वेश्चन आमतौर पर LHDs को लेकर आता है। हम सब ये चीज जानते हैं कि भारतीय नौसेना को मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के तहत 4 LHDs चाहिए
और आमतौर पर कहा जाता है कि भारत हुआन कार्लोस क्लास के LHDs को खरीद के उनके ऊपर से F-35B जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता है और ये एक तरीके से मेकशिफ्ट एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। ये चीज समझी जा सकती है कि कई लोग विकिपीडिया के ऊपर जब पढ़ते हैं कि हुआन कार्लोस 25 F-35 लाइटनिंग II-B कैरी कर सकता है तो ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहाँ पर समझना जरूरी है, जब ये 25 एयरक्राफ्ट की बात की जाती है तब ये मीडियम साइज के हेलीकॉप्टर्स की बात की जाती है जिनके विंग्स फोल्ड हो सकते हैं, टेल बूम फोल्ड हो सकती है और इस शिप के एविएशन हैंगर और कार्गो गैराज को यूनिफाई कर दिया जाता है, यानी कि उनको जोड़ दिया जाता है, तब जाकर ये 25 हेलीकॉप्टर्स कैरी कर सकते हैं। ये 25 हेलीकॉप्टर्स हैं, F-35 लाइटनिंग II नहीं है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर मैक्सिमम 12 F-35 लाइटनिंग II कैरी कर सकता है और अगर स्पेस को बनाया जाए तो कार्गो गैराज में 12 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है, यानी कि इसको एक लाइट कैरियर के तौर पर यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको फुल फ्लेज कैरियर मान लेना सही नहीं होगा। और जब आप लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में INS विक्रांत 2.0 एक ज्यादा केपेबल सिस्टम होगा। और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि INS विक्रांत 2.0 के साथ में क्या परेशानियां हैं, यानी कि इस तरीके का लाइट कैरियर INS विक्रांत 2.0 से भी खराब आइडिया है। इसके अलावा भारत और रशिया की S-400 डील को लेकर भारत को F-35 लाइटनिंग II मिलना मुश्किल है और किसी भी तरीके से अगर भारत को आने वाले समय में F-35 लाइटनिंग II मिल भी जाते हैं तो भी केवल 2 LHDs के लिए 24 एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना भारतीय नौसेना के लिए काफी ज्यादा कॉस्टली अफेयर होगा। और इसी वजह से हम लोग इस चीज को बार बार कहते हैं कि कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर वर्सेस सबमरीन वाली डिबेट थी ही नहीं। सबमरीन्स या दूसरे तरीके के शिप एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा होते हैं और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर लड़ते हैं। और इसी वजह से जब भी हम लोग नेवी ऑफिशियल्स को सुनते हैं तो उनकी तरफ से ये चीज कहा जाता है कि इंडिया का केस कभी नहीं था कि इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए। इंडियन नेवी का केस स्ट्रेट और सिंपल है, क्योंकि भारत के पास 2 सीबोर्ड्स हैं, ईस्टर्न सीबोर्ड और वेस्टर्न सीबोर्ड, और इसी वजह से किसी भी एक समय पर भारतीय नौसेना के पास में 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिफिट में जाता है, यानी कि एक बड़े वॉयज के बाद में एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मेंटेनेंस किया जाता है, जैसा कि इस समय INS विक्रमादित्य के साथ में किया जा रहा है। और नेवी चाहती है कि ऐसी स्थिति में भी भारतीय नौसेना के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हों, यानी कि अगर भारतीय नौसेना के पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी समय रिफिट में हो सकता है, इस वजह से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। और जिस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाले समय में चाइना की तरफ से पोस्ट किए जाएंगे, उस हिसाब से भारतीय नौसेना को एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। वैसे कई लोगों की तरफ से एक और क्वेश्चन कई बार कमेंट सेक्शन में आया है। ये क्वेश्चन है कि क्या भारतीय नौसेना अपने एक्जिस्टिंग स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कैटोबार टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना सकती। देखिए, जब भी आप कैटोबार टाइप के सिस्टम्स को देखते हैं तो डेक के नीचे कई सारे सिस्टम्स होते हैं, यानी कि थ्योरेटिकली डेक के नीचे बहुत सारा स्पेस इस कैटोबार सिस्टम को देना पड़ता है। साथ ही इस सिस्टम की पावर रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा होती है और इसी वजह से इस तरीके के शिप का पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी अलग होता है। और अगर आप एक शिप को पूरी तरीके से काट के उसके अंदर नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उसके पावर मैनेजमेंट सिस्टम को भी पूरी तरीके से चेंज करते हैं तो इस तरीके के रिफिट की टोटल कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है। और साथ ही इस तरीके के चेंज में आपके शिप के ऊपर बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, यानी कि जो शिप इस समय ऑपरेशनल है तो इस तरीके के चेंज को करने के लिए आपको इस शिप को कम से कम 5 से 7 साल शिपयार्ड में रखना पड़ेगा। बिलियंस ऑफ डॉलर आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद भी जो शिप निकल कर आएगा उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम नहीं होगी और उसकी लाइफ भी काफी ज्यादा कम होगी। इन सब चीजों को देखते हुए एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन है। होप आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर पिछले वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स हैं और इस वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स अगले वीडियो के अंत में डिस्प्ले की जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस।